हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे होंगे सीडीपी वाले और वो आपको यूज़फुल लगे होंगे। और वो आपके अभी जनवरी के थे। जनवरी 2024 में जो पेपर हुआ था उसी का पेपर का एनालिसिस था। एक पेपर में 30 क्वेश्चन हैं सीडीपी के। पेपर 2 का था वो एनालिसिस, तो उसमें 30 क्वेश्चन थे। उसको मैंने 4 पार्ट्स में कर दिया था ताकि आपको एक साथ बोरियत न लगे। और आज हम लेके आए हैं जो अगस्त 2023 में पेपर हुआ था, उसमें पेपर 1 का सीडीपी जो 30 नंबर का वो भी था, 30 क्वेश्चन है इसमें, उसका एनालिसिस है। तो आइए समझते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर ओन थिंकिंग। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं। ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चंस हाउ से स्टार्ट होते हैं, तो देखेंगे हाउ से रिलेटेड दो दिख रहे हैं पहले ही। तो पहला है, हाउ डू यू चेंज अ वर्ब टू द प्रेजेंट टेंस। आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। तो आपको उसमें जो है स्टूडेंट को अपनी थिंकिंग की बहुत ज़रूरत नहीं है। क्रिया को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कैसे बदलना है वो उसको सिखाया जाता है और वो सीख के कर लेगा। ठीक है, एक तरह से वो रट्टाफिकेशन है, रोट लर्निंग है। उसके बाद है, हाउ हैज़ योर थिंकिंग अबाउट द यूज ऑफ वर्ब्स चेंज सिंस द बिगिनिंग ऑफ द क्लास। कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। तो ये विद्यार्थी को सोचने की ज़रूरत है कि कैसे बदली है। वो सोच के जवाब देगा, अपने अपने भाषा में जवाब देगा वो। तो आंसर इसका 2 सही होगा। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन्स एंड वर्ब्स इन सेंटेंस। वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, ये भी आपको समझाया जाता है जब आपको नाउन और वर्ब ये सब समझाया जाता है। उसके बाद व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ए वर्ब। ये तो डेफिनेशन ही डायरेक्ट पूछ लिया, इसमें कुछ सोचना समझना ही नहीं है। छोटे से ही जब हम लोग छोटे रहते हैं तभी फर्स्ट सेकेंड क्लास में ही इसकी डेफिनेशन हमें याद करा दी जाती है। तो इसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेल्योर। निम्नलिखित में से कौन सी विफलता के लिए आंतरिक आरोपण का एक उदाहरण है। आई डिडंट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज बाइस्ड। शिक्षक के पक्षपाती होने के कारण मुझे अच्छे अंक नहीं मिले। ये तो डायरेक्ट शिक्षक पे ही आरोप लगाया जा रहा है, तो आंतरिक आरोपण का तो इसका मतलब ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद, आई फेल द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड्स वर डिस्ट्रैक्टेड मी। फ्रेंड्स पे हो जा रहा है। मैं परीक्षा में फ़ेल हो गया क्योंकि मेरे दोस्त मेरा ध्यान भटका रहे थे। आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज ए टफ ग्रेडर। मुझे निम्न ग्रेड प्राप्त हुआ क्योंकि शिक्षक कठोर तरीके से आंकते हैं। फोर्थ, आई फेल द टेस्ट बिकॉज आई डिडंट स्टडी एनफ। मैं परीक्षा में फेल हो गया क्योंकि मैंने पर्याप्त पढ़ाई नहीं की। ये है आंतरिक आरोपण का उदाहरण। ठीक है, चौथा, इसका उत्तर होगा चौथा। उसके बाद है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन रीजन वाला है, पहले असर्शन पढ़ते हैं। एट अ वेरी अर्ली एज गर्ल्स इन मोस्ट कल्चर्स अक्रॉस द वर्ल्ड चूज डॉल्स एज टॉयज वाइल बॉयज प्रेफर टू प्ले विद कार्स। बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकांश संस्कृतियों में लड़कियां गुड़िया को खिलौने के रूप में चुनती हैं, जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद करते हैं। बात तो सही है कि लड़कियां जो है गुड़िया से खेलती हैं और लड़के कारों से खेलते हैं। रीजन क्या है, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर एप्रोप्रिएट फॉर अ बॉय और अ गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट अ पर्टिकुलर कल्चर एक्सपेक्ट्स एंड वी हैव अकॉर्डिंगली। बच्चे किसी विशेष संस्कृति की अपेक्षाओं के आधार पर एक लड़के या लड़की के लिए क्या उपयुक्त माना जाता है इसके बारे में जानकारी व्यवस्थित करते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। बात सही है, दोनों सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नहीं, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। चौथा। ठीक है, तीसरा का 4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एट विच एज कैन चिल्ड्रेन इंगेज इन वर्ड प्ले एंड लाइक जोक्स एंड रिडल्स दैट इन्वॉल्व्स अ प्ले ऑन वर्ड्स।
किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकते हैं जिनमें शब्दों का खेल शामिल हो? ये आपका 2 to 6 ईयर्स दिया जाता है अर्ली चाइल्डहुड का। तो 2 to 6 ईयर्स में जो भी ऑप्शन आए देखिए क्या आया है। ऑप्शन है 3 ईयर्स, 7 ईयर्स, 12 ईयर्स, 1 ईयर्स। 2 to 3 में 3 ईयर्स आएगा पहला ऑप्शन, ठीक है, 4 का फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है 5वां क्वेश्चन। कैरोल गिलिगन हैज क्रिटिक्ड कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। कैरल गिलिगन एक लेडी थी और उन्होंने कोहलबर्ग थ्योरी पर का जो उनका मोरल डेवलपमेंट का थ्योरी था उस पर यही दिया था कि वो ज़्यादातर थ्योरी जो है ज़्यादातर मेल मेंबर्स को ध्यान में रख के किया गया है। उसकी टीम के मेंबर्स भी ज़्यादातर मेल ही थे, तो उसमें जो है लेडीज़ से रिलेटेड, गर्ल्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं, आपने उनके पर्सपेक्टिव पे गर्ल्स से रिलेटेड कोई उसमें ध्यान नहीं रखा है, सिर्फ मेल को ही ध्यान में रख के थ्योरी दे दी है, ठीक है। तो सीधे सीधे जाया जाएगा इसका फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी दृष्टिकोण से, ठीक है, 4th। नेक्स्ट क्या है, ये कैरोल गिलिगन वाला अभी हर पेपर में ही आ रहा है ज़्यादातर, तो उसको आप ध्यान रखिएगा कि वो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव से ही उन्होंने इस पर सवाल उठाया था। तो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। अधिगम के लिए आकलन का मुख्य लक्ष्य क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करना जिसका उपयोग उनके अधिगम में सुधार के लिए किया जा सकता है। फिर है टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। विद्यार्थी के प्रदर्शन की तुलना एक मानक या तय पैमाने से करना। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट हु कैन बी कैटेगराइज एज स्लो लर्नर्स। उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें धीमे सीखने वालों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है क्लास में, आप ऐसे विद्यार्थियों के अधिकारों का हनन करेंगे और ये बिल्कुल अलाउड नहीं है अभी NEP के रूल के हिसाब से। टू इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना और ग्रेड देना, ये भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें चौथा तीसरा दोनों कैंसिल हो गया। टू कंपेयर स्टूडेंट परफॉर्मेंस टू अ स्टैंडर्ड और बेंचमार्क। आप ऐसा कोई एक मानक नहीं तय कर सकते कि सारे स्टूडेंट्स का एक ही परफॉर्मेंस पे, एक ही मानक पे आप तुलना कर लीजिए, ठीक है, ये भी गलत है, सेकंड भी। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट, टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। विद्यार्थियों को जो है पॉजिटिव प्रतिपुष्टि प्रदान करना, कि मतलब उन्हें बहुत डांट डपट के वो करके हतोत्साहित करके नहीं वो करना है, उन्हें उत्साहवर्धन वो करके उनको जो है उनके अधिगम में सुधार लाना है। तो फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। वाइल फिल इन द ब्लैंक्स एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आर predominantly important in infancy, filling the blanks. Agencies of socialization also become important in early childhood. शैशवावस्था में समाजीकरण की खाली स्थान है, संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की फिर खाली स्थान संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, ठीक है। इसमें बड़ा ही आसान सा है वो है कि आपका इन्फेंसी में जो है प्राइमरी एजेंसीज ही सोशलाइजेशन के जो है इम्पॉर्टेंट है, जबकि आपके अर्ली चाइल्डहुड में सेकेंडरी भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 4th वाला, ठीक, प्राथमिक और माध्यमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया इज। आपका ये विकारों से संबंधित कोई एक प्रश्न तो आता ही है, ज़्यादातर डिस्लेक्सिया आता है, जो कि आप लोग
पढ़ी है और वो उस पर एक मूवी भी आ चुकी है, तारे ज़मीन पर वाला। तो आप लोग बहुत अच्छे समझ गए हो, डिसलेक्सिया जो है वो जो है पढ़ने संबंधी विकार है, ठीक है, जबकि डिस्ग्राफिया जो है वो लिखने संबंधी विकार है, ठीक है। तो ये आप क्लियर रखिएगा। डिसलेक्सिया में मतलब जैसे मिलते जुलते जो वो हैं आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, बी और डी, पी और क्यू, इन सब में बच्चा कंफ्यूज होता है, जबकि डिस्ग्राफिया है वो लिखने में दिक्कत है। तो ये है आपका न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मिंग लेटर्स एंड शेप्स। एक तंत्र की विकार है जिसकी विशेषता अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई है, ठीक है, पहला। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। दूसरा क्या है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, स्पीच डिसऑर्डर भी नहीं है, डिस्ग्राफिया नहीं है। उसके बाद चौथा है लोकोमोटर डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय ग्रॉस मोटर इम्पेयरमेंट, नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अप्रोच टू एजुकेटिंग गिफ्टेड चिल्ड्रेन विच मूव्स देम थ्रू करिकुलम एट एन अनयूजुअली रैपिड पेस इज नोन एज। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है कहलाता है एक्सेलरेशन, इमर्सन, तीसरा डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन और चौथा एनरिचमेंट। त्वरण, विसर्जन, विभेदित निर्देशन और संवर्धन। तो ये रैपिड पेस पे दिया ही हुआ है, तो इसका उत्तर होगा एक्सेलरेशन, त्वरण। प्रतिभावान बच्चों को शिक्षित करने का उपागम जो उन्हें असामान्य रूप से तीव्र गति से पाठ्यचर्या के माध्यम से आगे बढ़ाता है, त्वरण, गतिवर्धन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। शिक्षक जो समावेशी कक्षाओं की दिशा में काम कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि वे, पहला, क्रिएट करिकुलम एडाप्टेशंस, इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, तीसरा, एग्जामिन देयर ओन इम्प्लिसिट बायस और चौथा, सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टिकल। पाठ्यचर्या में अनुकूलन करें, बिल्कुल करें। विविध दृष्टिकोणों को शामिल करें, बिल्कुल। अपने स्वयं के अंतर्निहित पूर्वाग्रहों की जांच करें, हाँ। जब तक वो अपने अंदर के पूर्वाग्रहों की जांच नहीं करेंगे, उसको नहीं निकालेंगे, तब तक वो जो है समावेशी कक्षाओं में कैसे काम कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें किसी भी बच्चे के प्रति बायस नहीं होना है, ठीक है। चौथा है, विविधता को एक बाधा के रूप में देखें, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन कट हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा जो